नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका मित्र रविंदर साहू आपके अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। आज मैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं लक्ष्मीकांत से। आपको बहुत ही सरल भाषा में लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2 समझाने जा रहा हूं। आपको मेरे को पूरा यकीन है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और कोई भी फैक्ट्स आपसे छूटेंगे नहीं। चाहे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हो या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे रहे हो, इससे बाहर नहीं आएगा। या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी एसएससी सीजीएल का या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने इससे पहले मैं आर्टिकल्स, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स पर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे देख लो। पहला वीडियो वही है, वहीं से हम लोगों ने पॉलिटी की शुरुआत की है। ये दूसरा वीडियो है चैप्टर 2। हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहिए आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया का जो आइडिया दिया ना, वो एम.एन. रॉय ने दिया। किसने दिया पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया? एम.एन. रॉय ने। 1935 में भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसे ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रख दी। जैसी डिमांड रखी तो ब्रिटिश सरकार ने उसे अगस्त तोफर 1940 में मान ली। उस डिमांड को कब माना? ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो डिमांड रखी इंडिया ने उसे कब माना? तो अगस्त तोफर 1940 के दौरान। क्रिप्स मिशन 1942 में आए। उन्होंने बोला कि भाई हम वर्ल्ड वार 2 के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, आप हमारा साथ दो, हम आपको वर्ल्ड वार 2 के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्रिप्स मिशन में 3 लोग थे दोस्तों, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये तीन लोगों ने मिलके क्रिप्स मिशन में आए थे। क्रिप्स मिशन रिजेक्ट कर दिया भाई मुस्लिम लीग ने। क्यों रिजेक्ट किया? वो चाहते थे कि 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने विद ऑटोनोमस स्टेट, वो चाहते थे मुस्लिम लीग। लेकिन कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में आया उसने रिजेक्ट कर दिया भाई उनके आइडिया को कि हम 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाएंगे। कैबिनेट मिशन प्लान नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंस्टिट्यूट करता है। कौन कंस्टिट्यूट किया? कैबिनेट मिशन प्लान ने। किसने कंस्टिट्यूट किया? कैबिनेट मिशन प्लान ने। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंस्टिट्यूट कर दिया तो उसमें 389 स्ट्रेंथ थी। कितनी थी स्ट्रेंथ? 389 389। 296 ब्रिटिश इंडिया से लिए गए और 93 जो हैं प्रिंसली स्टेट से लिए गए। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसी बॉडी थी? पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ये हो सकता है क्वेश्चन पूछे यूपीएससी में कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्ट ऑफ फुली इलेक्टेड बॉडी या पार्शली इलेक्टेड बॉडी या बोथ पार्शली एंड फुली इलेक्टेड बॉडी या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार उसकी जो मीटिंग हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई पहली मीटिंग? 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मीटिंग हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को, देखो 4 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने बनाया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। ये आज का जो प्रीएम्बल है ना दोस्तों, उसका मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। फिर आता है माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को, उसे 3 जून प्लान भी बोलते हैं। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया। इसी के तहत पार्टीशन ऑफ द कंट्री, हमारे देश का विभाजन हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में 1947 ने 3 चेंजेस किए। क्या 3 चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? पहला चेंज उसने किया कि असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फुली सॉवरन बॉडी होगी, यानी किसी का कोई क्या कहते हैं, कोई अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती है, और फुली सॉवरन बॉडी रहेगी। उसके पास पावर रहेगी, वो कोई भी जो लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया है ना इंडिया के रिलेशन में उसे वो बदल सकती है, उसे वो चेंज कर सकती है। दूसरा बोला उसने कि असेंबली जो है लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करेगी। हाँ दोस्तों, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करेगी। 2 सेपरेट फंक्शन करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाएगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी तो उस समय चेयरमैन होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होंगे चेयरमैन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब वो ऑर्डिनरी लॉ को बनाएगी तो उस वक्त जी.वी. मावलंकर होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले स्पीकर कौन थे हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा के? तो जी.वी. मावलंकर थे। कोई ऑर्डिनरी लॉ बनते टाइम जब हुए तो जी.वी. मावलंकर साहब थे। 26 जनवरी 1949 तक ऐसा ही चला। कब तक चला? 26 जनवरी 1949। आप लोग जानते होंगे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो 26 जनवरी 1949 तक बन चुकी थी। आप प्रेम्बल में भी देखते होंगे, उसमें लिखा हुआ है, प्रेम्बल की आखिरी लाइन लिखी हुई है 26 जनवरी 1949 को इस
हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। जो मुस्लिम लीग है उसने विड्रॉ कर लिया भाई, कंस्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर लिया। तो पहले स्ट्रेंथ कितनी थी 389, जैसे ही मुस्लिम लीग ने विड्रॉ किया तो जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी 299। कितनी हो गई 299, 299, जिसमें से 229 तो इंडियन प्रोविंसेस से थे और 70 प्रिंसली स्टेट से थे। आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैं यकीन करता हूँ दोस्तों। फिर बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या क्या परफॉर्म करती थी और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती थी। इसने क्या क्या काम किए। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को साइन किया कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने मई 1949 में। कोई जब तक कोई और कोई नहीं था, इसने कॉमनवेल्थ मेंबरशिप जो साइन किया कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने साइन किया। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। कब अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। 14 जुलाई को मेरा जन्मदिन आता है, करेक्ट। उसके 7 दिन बाद 22 जुलाई 1947 को नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को कब अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को। और उसी समय 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। कब बनाया गया 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो कमिटीज़, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो फेमस कमिटीज़ थी, 8 मेजर कमिटीज़ थी। कितनी थी 8 मेजर कमिटीज़ थी। पहली थी यूनियन पावर कमेटी। देखो यूनियन सबसे ज़्यादा पावर किस समय थी उसके पास, किसके पास थी जवाहरलाल नेहरू के पास। तो उसके जो चेयरमैन बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। प्रोविंशियल आप लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी स्टेट्स को मिलकर एक माला में पिरोया। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स, एक्सक्लूडेड एरियाज, उसके भी जो चेयरमैन थे वो सरदार पटेल थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के भी चेयरमैन कौन थे सरदार पटेल थे। इसके अंदर 5 सब कमेटी भी थी मेरे मित्रों, 5 सब कमेटी। पहली सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स पे। पहली सब कमेटी किसकी थी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। फंडामेंटल राइट्स जो हम आप लोग जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए हैं दोस्तों, हमारे लिए बनाए गए हैं। आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। उस समय इसके चेयरमैन बनाए गए, सब कमेटी के चेयरमैन थे JB कृपलानी। कृपा होगी आपका फंडामेंटल राइट्स पे क्या कर दी उन्होंने, कृपा कर दी। तो याद रखिए कृपा से JB कृपलानी फंडामेंटल राइट्स। माइनॉरिटीज़ दूसरे हो गए माइनॉरिटीज़ सब कमेटी। माइनॉरिटी सब कमेटी SC मुखर्जी, उसके चेयरमैन कौन थे SC मुखर्जी। माइनॉरिटीज़ का मुख अभी तक देख रहे हो, अब मुख ज़्यादा माइनॉरिटीज़ का मुख हमने एक बनाया है, इसे सोचना नहीं है, माइनॉरिटीज़ का मुख हमेशा ही बन रहा है। तो माइनॉरिटीज़ मुखर्जी SC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज, गोपीनाथ बरदोलोई। बोडो कहाँ की लैंग्वेज है, बोडो असम की, असम से याद रखो नॉर्थ ईस्ट। और गोपीनाथ बरदोलोई। एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी AV ठक्कर, जो ठक्कर साहब हैं वो किसके थे एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड सब एरिया के थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है इसकी सब कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं था, क्योंकि बलूचिस्तान का पार्ट हो गया था। फिर जो पांचवी कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी मेरे दोस्तों। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, इसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर साहब। BR अम्बेडकर साहब थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। फिर था रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल्स की बात में हमेशा बिहारी आगे रहते हैं, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रोसीजर कमेटी का, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी का चेयरमैन बनाया। स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग भी किसके हाथ में रहती है बिहारियों के हाथ में रहती है, उसे भी क्या बनाया चेयरमैन बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और स्टेट्स कमेटी कमिटीज़ फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करना था। तो कौन करेगा नेगोशिएट, नहीं तो वल्लभ भाई पटेल करते, नहीं तो जवाहरलाल नेहरू करते। वल्लभ भाई पटेल को प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, तो स्टेट के साथ नेगोशिएशन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन बने। दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी की हम बात करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी इसके चेयरमैन BR अम्बेडकर साहब थे। कौन थे चेयरमैन BR अम्बेडकर। 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। कितने लोग थे टोटल 7 लोग थे, ये पूछा जाता है कई बार। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी 29 अगस्त 1947 को। 7 लोग थे, मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक तो BR अम्बेडकर हो गए, 6 बाकी याद दिलाता हूँ। 2 कृष्णा थे, 2 कौन थे कृष्णा, 1 गोपाल 1 माधव। देखो कृष्ण के ही नाम है, 2 कृष्णा 1 गोपाल 1 माधव। 1 मुंशी, भाई इतने सारे अब कृष्णा गोपाल हो गए तो उनको मुंशी भी चाहिए कि नहीं। तो 2 कृष्णा 1 गोपाल 1 माधव, 1 मुंशी और 1 सैयद।
हो गया याद? 2 कृष्णा, 1 गोपाल, 1 माधव, 1 मुंशी और 1 सैयद। BR अम्बेडकर चेयरमैन। 2 कृष्णा से हो गया TT कृष्णाचारी, TT कृष्णामाचारी। और दूसरे कृष्णा तो कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये हो गए 2 कृष्णा। 1 गोपाल है N गोपाल स्वामी अयंगर, 1 माधव हैं N माधव राव, 1 मुंशी हैं, एक क्या है? मुंशी डॉक्टर के मुंशी, और 1 सैयद हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। हो गए दोस्तों याद आपको कमेटी के कौन कौन मेंबर थे? जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट कर ली गई थी, मैंने इससे पहले ही बताया है, जिसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। और आज के समय में कितने शेड्यूल्स हो गए? 12 शेड्यूल्स हो गए। कितने हो गए? 12। 9th शेड्यूल मैंने आपको बताया था, 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। फिर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जोड़ा गया था। फिर 11th शेड्यूल पंचायत की बात करता है, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया था। 12th शेड्यूल जो कि म्यूनसिपैलिटी की बात करता है, वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया था। मैं पहले वाले उसमें बता चुका हूँ आपको ये सारे फैक्ट्स। फिर इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था सिंबल और सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। किसको? एलिफेंट, हाथी, जो मायावती का चिन्ह है ना, चुनाव चिन्ह हाथी, वो सील थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। BN राव, सर BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कौन थे? BN राव साहब। HVR अयंगर सेक्रेटरी थे। क्या थे? सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली HVR अयंगर। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, SN मुखर्जी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कैलीग्राफर थे ना, जो डिजाइन बनाए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किसने बनाए हैं? प्रेम से बनाए हैं बिहारी ने, प्रेम से बनाए हैं बिहारी ने, नारायण नारायण करते हुए। कैसे बनाया है? प्रेम से बनाया है बिहारी ने, नारायण नारायण करते हुए। तो प्रेम बिहारी नारायण, याद हो गया दोस्तों, कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग इसके बाद चैप्टर 3 में हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपने अपने सभी दोस्तों को भेजें जिनको भी ज़रूरत है, सब लोग पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों। और ताकि सब लोग पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और आप लोग सरकारी नौकरी के लिए मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ, यही आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपको प्रभु आशीषित करे और आप भी दूसरों लोगों के लिए आशीष का कारण बने। बहुत बहुत धन्यवाद।